आज हम लोग सेल साइकिल में सीडी के रेगुलेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में सीडीके को रेगुलेट कर सकते हैं। इस क्रम में जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, जिसकी चर्चा मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी, वो था P27। मैमल्स में स्टडी किया गया था, ठीक है ना। P27 के काम करने का ये स्टाइल है कि ये एससीडीके के एक्शन के बेसिस पर काम करता है, ठीक है ना। तो P27 के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। देखो थोड़ा हम एक डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा लगेगा, काम करने को समझ में आएगा। आप लोग अपना कलम चला सकते हैं। यहाँ पर दो सब यूनिट है, यह है CDK2 और ये है साइक्लिन E, ठीक है। तो CDK2 साइक्लिन E ये किसका, कौन सा CDK का हिस्सा है? ये है G1S CDK का हिस्सा। तो जब इसके साथ एक प्रोटीन कंपोजिशन जुड़ता है, जिसे हम लोग RB एंड EF2 कहते हैं, E2F। मैंने पहले ही कहा है कि इससे बहुत क्वेश्चंस बनता है, इसलिए आप आराम से समझने की कोशिश करिए और मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा, ठीक है। ये एक सेट है RB-ATF। जब ये जुड़ता है इससे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये और अलग हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है? ये जो RB प्रोटीन है, RB का फुल फॉर्म होता है रेटिनोब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा ये इससे अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि इसमें दो फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, इसके सेरीन रेसिड्यू पर दो फॉस्फेट जुड़ गए और E2F जो है वो अलग हो जाता है। ये हो गया E2F। अब E2F जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अर्थात कहने का मतलब है ये E2F जो है वह जाके बाइंड करेगा DNA से, ठीक है ना। ये E2F है और ये बाइंड कर रहा है किससे जाके? ये बाइंड कर रहा है DNA से। देखिए ये हो गया DNA, ठीक है। और फिर DNA को ये अलाउ करता है क्या करने के लिए? तो ट्रांसक्राइब करने के लिए जीन्स फॉर एस फेज allows to transcribe genes for S phase। S phase के लिए जो जीन्स चाहिए वो उसके लिए करता है। देखो ये है G1SCDK, ठीक है। ये जो G1SCDK है इसका काम अब खत्म होने वाला है, ठीक है ना। उससे उससे क्या होता है कि ये इस प्रकार से RB-E2F सिस्टम के साथ जुड़ता है और यहाँ पर एक ATP खर्च होता है। ATP में दो ऐसे ATP खर्च होंगे, ADP, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि दो फॉस्फेट वो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से जुड़ जाएगा, E2F अलग हो जाएगा और E2F अलग होकर किसके साथ जुड़ जाएगा? ये DNA के साथ जुड़ जाएगा और फिर DNA को प्रमोट करेगा कि ये किसके लिए प्रोटीन बनाए? S फेज के लिए प्रोटीन बनाए, ठीक है ना। तो इस काम को करने के लिए ये जो G1SCDK है इसको सप्रेस करना हो। देखिए P27 suppresses
किसको दबा देता है? G1 SCDK, ठीक है ना। तो ये P21 का काम होता है कि भाई अब एस फेज में हम जाने वाले हैं, तो जीवन का जो एक्टिविटी होता है उसको रोकना। क्योंकि हम लोग हमेशा सीखे हैं अपने पूरे प्रोसेस में, क्या सीखे हैं कि जब हम लोग एक फेज से दूसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जीवन से जब हम एस की ओर बढ़ते हैं, तो पूरा चेक पॉइंट पर पूछा जाता है आपने डीएनए एप्लीकेशन के लिए तमाम मटेरियल्स को बना लिया है क्या, आपने ये कर लिया है क्या, वो कर लिया है क्या, और इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो अगर ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझने में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। सुंदर। अब देखिए P27 का जो काम होता है उसको एक बार फिर से हम डायग्राम में दिखाते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब आ ही जाएगा, समझ में आ ही गया होगा। ये जो डायग्राम है वो डायग्राम G1 SCDK का है, जिसमें साइक्लिन E है और CDK2 है। और P27 जैसे मैंने कहा कि P27 क्या करता है, P27 इससे बाइंड कर जाता है। जैसे ही बाइंड कर जाएगा, हो गया, और ये साइक्लिन E है और ये CDK2 है, और P21 जो है इससे क्या करेगा, बाइंड। P27 जो है इससे क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही P27 बाइंड कर गया, क्या हो गया, G1 SCDK सप्रेसेस, ठीक है। मतलब इसका काम जो होता है वो रुक जाता है। अब जैसे ही काम रुक गया, तो अब अगला स्टेप में क्या होगा, यूबी क्विटीन बेस्ड डिग्रेडेशन। हम सब जानते हैं कि किसी चीज को परमानेंटली रुकना नहीं है। अब क्या होगा, मैं ये जो डायग्राम है इसको मैं यही बना दे रहा हूं यहां पर। अब क्या होगा कि इसमें यूबिक्विटीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये यूबिक्विटीन है। और जुड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, बताइए आप लोग। लिगेसेस। हाँ, यूबिक्विटीन लिगेसेस। और इस तरह से इसमें क्या जुड़ जाएगा, यूबिक्विटीन्स। और जैसे यूबिक्विटीन्स इससे जुड़ जाएगा, ये अंत में क्या होगा, लास्ट स्टेप में डिग्रेड कर जाएगा। इस प्रकार से P27 जो है वह G1 SCDK को इनहिबिट करता है। ये पूरा एक प्रोसेस है जो आपको मैंने डायग्राम्स की मदद से बताया। अब इसी को हम समराइज कर रहे हैं, इसी घटना का एक समरी दे रहे हैं कि E2F is a transcription factor that binds to DNA and induces the transcription of genes essential for S phase, करेक्ट। E2F जो है यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो S फेज के लिए एसेंशियल जीन्स को ट्रांसक्राइब कराता है डीएनए, ठीक है। यह पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है E2F एक्शन या एक्टिविटी is blocked by retinoblastoma protein, RB प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म होता है retinoblastoma. The activity is blocked by RB protein during G1 phase. तो
तो G1 फेज में क्या किया जाता है, इस E2F का काम रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि अभी G1 फेज चल रहा है, इसको रोक देना है। ठीक है। थर्ड जो इसमें स्टेटमेंट आता है, वह स्टेटमेंट ये कहता है कि E2F रेटिनोब्लास्टोमा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन is promoted by G1SCDK। कहने का मतलब है G1SCDK जब तक एक्टिव रहेगा तब तक E2F को आरबी प्रोटीन के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है ना, अर्थात कि एस फेज शुरू नहीं हो सकता है। देयरफॉर एस फेज कैन नॉट स्टार्ट, एस फेज स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि E2F जो है वो ब्लॉक्ड है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि P27 ब्लॉक्स G1SCDK। ठीक है, कहते हैं P27 जो है वो ब्लॉक करता है G1SCDK व्हेन चेक पॉइंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना, जो पहला चेक पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट इज बीइंग सेटिस्फाइड। स्पष्ट कहता है कि जब अब P27 जो है वो किसको ब्लॉक करता है, G1SCDK। तब जब फर्स्ट चेक पॉइंट के सारे सवाल मिल जाते हैं। देयरफॉर G1SCDK undergoes ubiquitin dependent degradation। तो वो जो है वो डिग्रेडेशन की ओर चला जाता है। कौन? G1SCDK। और जो लास्ट स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट कहता है कि चूंकि अब G1SCDK नहीं है, और G1SCDK किसको मेंटेन करके चलता है, इस इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स को, अब तो G1SCDK ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू inactivity of G1SCDK। इनएक्टिविटी मतलब कि अब इनएक्टिव हो गया E2F and RB complex defragment, मतलब सॉरी fragmented into E2F and RB के साथ हम देते हैं फॉस्फेट। ठीक है, and E2 then binds to DNA। और फिर स्टेटमेंट 1 जो है उसके आधार पर काम होना शुरू होता है। ठीक है ना, तो यह इस पूरे प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। अब CDK इनहिबिटरी प्रोटीन का, हम लोग एक्चुअली CDK पढ़ रहे हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन CKIs। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, उसका नाम होता है SIC1। ठीक है, यह बडिंग यीस्ट में मिलता है। यीस्ट में बहुत काम किया गया है, बडिंग यीस्ट में। और यह भी एक ऐसा इनहिबिटरी प्रोटीन है ना, जो सप्रेस करता है किसको,
CDK एक्टिविटी इन GS, तो इट सप्रेसेस, किसको सप्रेस करता है? G1 CDK। G1 CDK के अंदर में क्या क्या आता है? साइक्लिन, D एंड CDK 4 और 6, ठीक है। इट सप्रेसेस G1 SCDK एक्टिविटी इन G1 फेज। ये भी इसी तरीके से रोकने वाला, G1 फेज पे रोक के रखता है इसको, ठीक है ना। और ये तब होता है जब इसको मतलब G1 CDK जो है, मैं डायग्राम में चलाता हूं, ये जो है वो एक G1 SCDK है जिसमें D है और हम मानते हैं 4 है, ठीक है। जैसे ही SiC1 इसमें एक्टिव होता है ना, इससे एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह से घटना हो रही है, इससे जुड़ गया क्या? SiC1 जो इसको फॉस्फोराइज करता है और यूबिक्विटाइलेशन भी हमसे कहते हैं, यूबिक्विटाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये SiC1 प्रोटीन है जो इस प्रोसेस को, और इसको कौन प्रमोट करता है? इसको प्रमोट करता है CDK1। CDK1 प्रमोट्स। अब जब हम इसको पूरा लॉजिक में लगाते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, आप सब लोगों को पता होगा CDK1 जो है वह M फेज का CDK है, यस और नो? यस। हमको बताइए कि M फेज का साइक्लिन CDK का नाम बताइए। साइक्लिन B। CDK1। S फेज का साइक्लिन A, CDK2। गुड। G1 SCDK का साइक्लिन E, CDK2। गुड। और G1 CDK का साइक्लिन D, CDK4 and 6। गुड। अगर ये एकदम धड़ल्ले याद है तब तो आप बहुत मजे लूटेंगे आगे पढ़ने में। अगर ये आप कंफ्यूज है तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि इसको यथाशीघ्र ठीक कर लें। देखो पिक्चर क्या है कि M फेज है अभी, और अगला फेज जो है वह G1 फेज है। अभी सेल किस फेज में है? M फेज में है। तो क्या वह G1 फेज के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसको प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यहां जब तक चेक पॉइंट क्लियर नहीं होता है तब तक वो G1 फेज के लिए ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। G1 फेज के लिए जो G1 CDK है यहां पर, वह है साइक्लिन D एंड CDK4, ठीक है ना, एंड CDK4, ठीक है। तो M फेज क्या करता है कि अभी G1 फेज शुरू नहीं हो, इसके लिए G1 CDK को रोक के रखता है, और रोकने के लिए वो किसको ट्रिगर करता है? SiC1 को। और SiC1 क्या करता है? G1 CDK को रोक के रखता है। जब ये चेक पॉइंट बोलेगा हाँ अब ठीक है, तब SiC हट जाएगा और G1 CDK क्या है? एक्टिव हो जाएगा। इस कहानी को अगर हम लोग कहें, इस कहानी को कहने का हमारा स्टाइल इस तरह से होगा। स्टेप 1 में, when cell is in M phase, it does not allow G1 CDK to be active till the end of work.
एंड ऑफ वर्क। जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता एम फेज का, एम फेज कभी नहीं चाहेगा कि G1 CDK जो है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, देयरफॉर CDK1, हम सब जानते हैं कि CDK1 क्या है, MCDK का हिस्सा है। ट्रिगर्स, किसको ट्रिगर करता है, SIC1 प्रोटीन को। अब रिजल्ट क्या हुआ कि SIC1 प्रोटीन को जो MCDK का है वो इसको प्रमोट कर दिया। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट अब ये होगा कि SIC1 binds to G1 CDK and promote its destruction. समझ गए? और इसका रिजल्ट हुआ G1 CDK जो है वह डिस्ट्रॉय हो गया। यह जो एग्जाम्पल था वह था SIC1 जीन का। आपके सिलेबस में लिमिटेड जीन्स होते हैं। अब इसी कैटेगरी में हम लोग तीसरे जीन के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम है P16। आप देख रहे होंगे काम करने का तरीका लगभग लगभग एक जैसा है। ये मैमल्स में होता है। किसमें होता है, मैमल्स में। जैसे P27 था मैमल्स में। ठीक है, अब ये क्या है कि हम जब कैंसर पढ़ते हैं तो कैंसर में क्या पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग कैंसर जो चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स आर मीनिंगलेस। मतलब चेक पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। कैंसर के सेल को चेक पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो एकदम पागल होता है, पगला। ठीक है ना, उसको कोई रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मैमल्स में जब स्टडी किया जा रहा था तो एक P16 प्रोटीन के बारे में पता चला, और ये पता चला कि P16 जो है सप्रेसेस G1 CDK एक्टिविटी इन G1 फेज में ही G1 CDK के एक्टिविटी को क्या करता है, वो रोक देता है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। ठीक है ना, जो रोकता है किसको, वो रोकता है कैंसरस सेल को। वो क्या करेगा, G1 फेज में ही रोक देगा G1 CDK को। रिजल्ट क्या हो गया, सेल अब आगे जा ही नहीं सकता है। सेल चाहेगा कि हम G1 से S फेज में चले जाएं, वो अब संभव नहीं होता है। कैंसर सेल को रोकता है। बट कैंसर सेल इनएक्टिवेट्स P16। कैंसर सेल क्या बदमाशी करता है, वो P16 को ही इनएक्टिवेट कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है कि सेल में कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये जो है काम करने का तरीका है। और अभी आपने काम करने के तरीकों में सीखा, कौन कौन सा सीखा, आपने सीखा P27, आपने सीखा SIC1 एंड आपने सीखा P16। ठीक है, अभी इस क्रम में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड कैटेगरी में, और उसका नाम है प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस जो क्या काम करते हैं, दैट modify CDK एक्टिविटी। अब सेल साइकिल में सामान्यतः थोड़ी बड़ी चर्चा की जाती है क्लास में, लेकिन माइटोसिस मियोसिस में ही सेल साइकिल खत्म हो जाता है। देखिए, प्रोटीन काइनेज
हम सब जानते हैं प्रोटीन काइनेज इंजन है, सेल का इंजन। प्रोटीन काइनेज क्या करता है? इस सबस्ट्रेट में फॉस्फेट को जोड़ता या हटाता है। एटीपी 3 फॉस्फेट, एडीपी 2 फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट किसके साथ जोड़ दिया? सबस्ट्रेट के साथ। ये हो गया सबस्ट्रेट फॉस्फेट। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इसके लिए एंजाइम चाहिए पीके, प्रोटीन काइनेज। और अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो रहा हो, ठीक है, और एटीपी और जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोलाइज हो जा रहा है, वो एटीपी में नहीं जुड़ रहा है, वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, देख रहे होंगे आप सावधानी से। यहां पर एंजाइम कौन सा चाहिए? प्रोटीन फॉस्फेटेज, ठीक है ना, प्रोटीन फॉस्फेटेज, और उसको शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं पीपी। यह इस प्रकार से कार्य होता है, ठीक है। वापस में अगर फॉस्फेट निकल गया तो फॉस्फेटेज, अगर देख लो एक चीज में और यहां इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देने की बात है। अगर ये फॉस्फेट निकला और इस फॉस्फेट को एडीपी ने पकड़ लिया, एडीपी के पास 2 फॉस्फेट है, उसने इस फॉस्फेट को पकड़ लिया, तो एंजाइम का नाम फॉस्फेटेज नहीं होगा, एंजाइम का नाम फिर से क्या हो जाएगा? प्रोटीन काइनेज। ये डिफरेंस समझने की बात है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देता हूं। मैं बहुत देखता हूं बहुत सारे विद्यार्थी गड़बड़ाते हैं। देखो, सबस्ट्रेट में अगर हम एटीपी जोड़ते हैं, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट फॉस्फेट हो जाता है, तो एंजाइम का नाम हो गया प्रोटीन काइनेज, पीके। और जब ये रिटर्न हो, और रिटर्न होते वक्त में ये एडीपी को ही फॉस्फेट दे दे अपना, ये वाला फॉस्फेट, और एटीपी बन जाए, तो भी एंजाइम का नाम प्रोटीन काइनेज ही होगा। लेकिन जब रिटर्न हो रहा है और सिर्फ फॉस्फेट निकला, कोई एडीपी एटीपी नहीं हुआ, तो एंजाइम का नाम फॉस्फेटेज हो जाएगा। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए।